1856-57 के आसपास ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग होने लगा था, और जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, और जो हिंदू और मुसलमानों के धर्म पर बहुत गहरी चोट थी। लेकिन इसके खिलाफ प्रतिक्रिया करेगा कौन, यही प्रश्न था सबसे बड़ा। बहुत समय से ये सब चल रहा था। अंततः गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों के खिलाफ पहली प्रतिक्रिया बैरकपुर छावनी के एक जवान मंगल पांडे ने की थी, जो 34वीं NI रेजिमेंट का था। तो ये कल बात हो रही थी। तो 1857 का तात्कालिक कारण करके मैंने कल प्रश्न बताया था। तात्कालिक कारण, तो उसमें यह लिखता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत में गदर था, गदर आंदोलन की तरह हो गया था। अच्छा, द रिबेलियन 1857 करके किताब भी लिखी थी इस पर आधारित। तो मैं कह रहा था कि तात्कालिक कारण में सबसे पहला था कि एनफील्ड राइफल्स आ गई थी। ये एनफील्ड राइफल्स, तो एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग हो रहा था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी रहती थी, और इसी के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई थी। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि एनफील्ड राइफल्स के खिलाफ प्रतिक्रिया, प्रश्न कल भी आ चुका था। वैसे ये पूछा है कि एनफील्ड राइफल्स के खिलाफ, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, पहली प्रतिक्रिया किसने की थी। तो एनफील्ड राइफल्स के खिलाफ प्रतिक्रिया सर्वप्रथम, वहीं पर से आगे बढ़ा रहा हूं क्लास को, सर्वप्रथम मंगल पांडे ने की थी। मंगल पांडे ने की थी। तो भैया हम गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग नहीं करेंगे। कई घटनाएं घटी इससे पहले, हालांकि जब ये एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग हो रहा होगा उससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए थे कि यार कौन आवाज उठाएगा, और आवाज उठाएगा तो भैया नौकरी भी जाएगी, ब्रिटिश भारतीय सेना में है, और तो और इसकी कठोर सजा होगी, क्योंकि आप जिस सेना में हो उसी के खिलाफ अगर कुछ करोगे तो भारत में या तो फांसी हो जाती थी, उस समय कठोर यातनाएं दी जाती थी भारतीयों को, और दूसरी तरफ नौकरी भी जाएगी। तो इस वजह से आवाज उठाना बड़ा मुश्किल था। तो पहली प्रतिक्रिया बैरकपुर छावनी के जवान मंगल पांडे ने की थी। ये बात थी 29 मार्च की, 29 मार्च 1857। अच्छा, इससे आधारित प्रश्न अगर कुछ और पूछता है तो ये तो मैं पहला प्रश्न दे रहा था। अच्छा, पहली प्रतिक्रिया कब उठी, तो मंगल पांडे ने कब उठाई, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे से संबंधित प्रश्न। और क्या प्रश्न पूछते हैं कि मंगल पांडे, दूसरा पॉइंट बना देता हूं इसको मैं, मंगल पांडे 34वीं NI रेजिमेंट, 34वीं NI रेजिमेंट का जवान था, या प्रश्न ऐसे बने तो मंगल पांडे जिन्होंने चर्बी लगे कारतूसों के खिलाफ पहली प्रतिक्रिया की, तो वो किस रेजिमेंट के थे, तो ये बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ है, और 34वीं रेजिमेंट के जवान थे। कहीं पर डायरेक्टली 34वीं रेजिमेंट, कहीं 34 NI करके लिखा रहता है। तो ये विद्रोह हुआ कहां, तो ये बैरकपुर में हुआ था, बैरकपुर, और बैरकपुर है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो इसके खिलाफ पहली प्रतिक्रिया मंगल पांडे जी के द्वारा हुई थी। कई बातें कही गई हैं इस पर आधारित कि कैसे कैसे ये प्रतिक्रिया हुई। अब मंगल पांडे ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले भी ये सब पता था कि हम लोग गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आवाज उठाना बड़ा मुश्किल था। तो कहते हैं कि मंगल पांडे, उन दिनों हमारे समाज में भी बहुत ज्यादा कुरीतियां थी, समाज में भेदभाव था, और निम्न जाति के लोगों से घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। मंगल पांडे चूंकि उच्च वर्गीय थे, प्रतिष्ठित था, मतलब पश्चिम बंगाल में मान सम्मान का पद था उनके पास, और ऊपर से उच्च वर्गीय परिवार के भी थे। तो जिस दिन ये घटना हुई उससे पहले बताते हैं, मंगल पांडे जब अपने घर के समीप के नौले में नहाने गए थे, तो चूंकि वो पांडे परिवार से थे, तो नहाने धोने के बाद उनके जो धार्मिक परंपराएं होती थी वो चलता था। काफी समय तक जब उन्होंने नौले में नहाने के बाद समय व्यतीत किया, तो पास में खड़ी एक दलित महिला ने उन पर कटाक्ष किया था।
कि यहां पर बड़े ब्राह्मण पंडित बनते हो और चंदन और पिठिया लगा के मतलब अपने उच्च वर्ग का मतलब सबके सामने ये दिखावा करते हो, लेकिन सुना है तुम लोग तो ब्रिटिश भारतीय सेना में नौकरी करते हो और चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करते हो, वहां कहां चला गया तुम्हारा धर्म? तो ऐसे में मंगल पांडे ने जब वो बात सुनी एक दलित महिला की, तब उनके मन में वास्तव में इन चर्बी लगे कारतूस के खिलाफ प्रतिक्रिया करने का मन बना कि वास्तव में हमारा धर्म अगर है, अगर हम धर्म के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कुछ काम करना चाहें तो वहां पर विरोध करना चाहिए हमें। तभी उन्होंने मन बना लिया था और फिर उन्होंने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और जब जबरदस्ती उन पर दबाव बनाया गया, कोई भी एक ऐसा नहीं था जो मंगल पांडे का समर्थन करता था। एक व्यक्ति आया था, वहां पर जिक्र होता है लेफ्टिनेंट गार्डेन या गॉर्डेन करके, जो कि मंगल पांडे का मित्र था, दोस्त था, उसने मंगल पांडे का समर्थन किया था। लेकिन एक के समर्थन करने से कुछ नहीं होने वाला था। अब जब जबरदस्ती दबाव बनाया जाने लगा तो मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये थी वो महत्वपूर्ण घटना, तो मैं उसी को आगे बढ़ाने वाला था। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का जवान था। और तीसरा पॉइंट, तो प्रश्न इस टाइप से पूछा जा रहा है कि जब मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था तो उसके खिलाफ जितने भी थे वो सब उसके खिलाफ खड़े हो गए, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय जवान ही क्यों ना हो, और यानी मंगल पांडे बुरे बन गए। ऐसे में एक व्यक्ति कैप्टन गॉर्डेन था जो एकमात्र अंग्रेज कहता है। तो मैं एक प्रश्न बनाता हूं, एकमात्र अंग्रेज कैप्टन गॉर्डेन, एकमात्र अंग्रेज कैप्टन गॉर्डेन था जिसने, ये मंगल पांडे का दोस्त भी था इस वजह से भी, जिसने मंगल पांडे का समर्थन किया था। मंगल पांडे का समर्थन किया था। आज की क्लास में अब तक 3 शुरुआत कर चुके हैं हम लोग कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। उस तात्कालिक कारण पर विचार करते हुए हम आए कि एनफील्ड राइफल्स थी जो कि ब्राउन बेस के स्थान पर प्रयोग की जा रही थी, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। इसके खिलाफ पहली प्रतिक्रिया मंगल पांडे ने की थी। कब की थी? 29 मार्च 1857 को। कहां? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है। अच्छा, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो 34वीं एनआई रेजिमेंट। प्रश्न बन रहे हैं साथ। एकमात्र अंग्रेज कैप्टन गॉर्डेन था जिसने मंगल पांडे के का साथ दिया था, सपोर्ट किया था, समर्थन किया। ये प्रश्न बने हैं अब तक। अच्छा, इसके अलावा प्रश्न कि जब मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से पूरी तरह इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल बन गया था, इसलिए मजबूर होकर उन्होंने अपने अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। तो प्रश्न बना देता हूं नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों, मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, यह बड़ी घटना घट गई मंगल पांडे के द्वारा जो किया गया। मंगल पांडे ने 2 अपने बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी, जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग। ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया कंपनी में कि इस प्रकार की एक कठोर सजा होनी चाहिए मंगल पांडे को, जो कि सभी ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के लिए एक सबक बन सके। इसलिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कहीं पर यह भी लिखता है कि मंगल पांडे को तोप के गोले से उड़ा दिया गया था, और लेकिन यह दिखाया गया कि उनको फांसी दी गई है। और तोप के गोले से उड़ाने का मतलब यह था कि पूरे भारत में एक ऐसा मैसेज जाए ब्रिटिश भारतीय सेना में, अगर कोई भी जवान, ब्रिटिश भारतीय जवान
ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ करेगा, प्रतिक्रिया करेगा या इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होगा तो उसका यही अंजाम होगा। मैं जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले के विद्रोह पढ़ा रहा था तो मैंने दीवान वेलाथम्पी का विद्रोह पढ़ाया था आपको। 1805 में दीवान वेलाथम्पी ने आंध्र प्रदेश में विरोध किया था। वो किसानों का नेता था, क्योंकि वेलिजिली के समय बहुत सहायक संधि जबरदस्ती थोपी जाती थी और दीवान वेलाथम्पी ने अपने क्षेत्र में जबरदस्ती वहां के राजा को सहायक संधि थोपे जाने का विरोध किया था। तो बहुत सारे किसानों को अपने साथ जोड़ लिया। तो संभवतः उस दीवान वेलाथम्पी को भी तोप के गोले से उड़ाया गया था, ताकि दक्षिण भारत में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई विद्रोही न खड़ा उठ सके और इस घटना से सबक ले सके। वही घटना यहां भी हुई मंगल पांडे के खिलाफ। लेकिन पूरे ब्रिटिश भारतीय सेना में खलबली मच गई कि यार मतलब गलत हुआ मंगल पांडे के साथ, उन्होंने तो जो बात थी उसका विरोध किया था। तो ये बड़ी घटना घट गई तात्कालिक कारण में। यही घटना 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बन गई। अब चूंकि हमने जो टॉपिक डाले हैं 1857 की क्रांति के कारण, तो मैंने आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य कारण और तात्कालिक कारणों को ऊपर ला रहा था आपको। तो तात्कालिक कारण का ये हमारे पास डिटेल। अब चूंकि हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए, जब 1857 की क्रांति हो गई थी, मतलब ये शुरुआत हो गई थी, तो किस प्रकार इसका विस्तार हुआ। फिर अब 1857 की क्रांति का विस्तार होना है। खैर, विस्तार की बात करूंगा तो जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हुई तो पूरे देश में विरोध होने लगा। यानी ब्रिटिश भारतीय सैनिक जितने भी थे उनको इस बात का भान होने लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है भारत में, और इसलिए सारे सैनिकों को मिलजुल कर इसका विरोध करना चाहिए। और हुआ भी, खासकर मेरठ छावनी में विरोध हुआ। कहते हैं कि जब ये घटना घटी थी तो 24 अप्रैल को मेरठ में तैनात एक घुड़सवार सेना के 90 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप तो मैं एक पॉइंट और जोड़ देता हूं यहीं पर कि 8 अप्रैल की बात थी जब मंगल पांडे को फांसी हुई थी। तो मैं, अगर मैंने वो नहीं लिखा है तो मैं उसको भी लिखूंगा। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गई। आठ अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गई, क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया था इस वजह से। उसके बाद मंगल पांडे के फांसी के विरोध में कई जगह छुटपुट आंदोलन होते रहे, विरोध होते रहे सेना के। उसमें से 24 अप्रैल का एक घटना महत्वपूर्ण है, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बनाऊंगा। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की एक घुड़सवार सेना, कि मतलब जो दूसरा बड़ा विद्रोह हुआ या विरोध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ये मेरठ में था। और वहां पर एक घुड़सवार सेना के लगभग 99 सैनिकों ने, सेना के 99 सैनिकों द्वारा विरोध किया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय सैनिकों के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा बड़ा विरोध था ये। अब इनको भी उसकी कीमत देनी पड़ेगी भैया। भारत में ये 99 सैनिक थे घुड़सवार सेना के, मेरठ में तैनात थे। जब इन्होंने विरोध किया तो चर्बी लगी कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया इन लोगों ने। तो कहते हैं कि लगभग 9 मई 1857 को 99 सैनिकों में से 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें 10-10 वर्ष की सजा दे दी गई। ऐसे में मेरठ में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हो गया कि यार यहां तो ऐसा हो रहा है। जब इस घुड़सवार सेना के 50 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया और 10-10 वर्ष की सजा दे दी गई तो इसके खिलाफ और ज्यादा प्रतिक्रिया होने लगी। मैं इसी में पूरा करना चाह रहा हूं। इसमें 99 सैनिकों के द्वारा हुआ, लेकिन जो मान गए कुछ सैनिक, वो तो मान गए, जो नहीं माने, लेकिन 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया। जितने सैनिक, यानी जो 85 सैनिक थे वो सस्पेंड हो गए, जो बाहर कर दिए गए, तथा 10 वर्ष की सजाएं सुना दी गई उनको।
अब ऐसे में कोई भी और ब्रिटिश भारतीय सेना विरोध करने की सोच भी नहीं सकती थी। तो ऐसी कई घटनाएं घट रही थी। कहीं पर ये भी लिखते हैं कि जब जो 85 सैनिक थे उनको तो बर्खास्त कर दिया, वो तो चले गए और उनको 10-10 वर्ष की सजाएं होगी, और जो बचे खुचे थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे, इसलिए वो बच भी गए होंगे। तो जब मेरठ में एक समय मेला लगता था, बताते हैं कि ये जो बचे खुचे सैनिक थे, ये मेरठ में ये एक मेले के दौरान खुशियां मना रहे थे, और महिलाओं से छेड़खानी के दौरान जब कुछ महिलाओं ने इन पर कटाक्ष किया कि तुम्हारे जो शेष मित्र हैं या तुम्हारे जो शेष सैनिक हैं वो जेलों में बंद हैं, उन्हें 10-10 वर्ष की सजाएं हो चुकी हैं, क्यों? क्योंकि वो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो यहां पर। उन महिलाओं ने जब उनको चूड़ियां दी पहनने के लिए, तो उसके बाद उनमें भी देश को आजाद कराने राष्ट्रवाद और क्रांति का ज्वर फूटा और वो वापस गए। उन्होंने अपने शेष सैनिकों को रातों रात रिहा कर दिया और मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई। तो मतलब छोटी-मोटी जो घटनाएं उस समय घटी थी वो बता रहा था मैं आपको। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो इसके बाद धीरे धीरे मेरठ से क्रांति की शुरुआत होगी और संपूर्ण देश में क्रांति फैल गई। तो कहां कहां क्या हुआ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। अब चूंकि मैंने फॉर्मेट बना रखा था पहले से ही और मैं क्रांति का विस्तार करके बता रहा था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रांति का विस्तार। मेरठ से हो चुकी है मतलब क्रांति कुल मिला के। अब ये टॉपिक कुछ इस प्रकार का टॉपिक है, अगर इस पर हम डिस्कस करेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको ऐसे सेट किया जाए जिससे हमारे प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन बन जाए। तो क्रांति का विस्तार मतलब मेरठ से हो गया, हमने मान लिया। अब फिर प्रश्न पूछते हैं जैसे मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई, कब हुई और मेरठ में सेनापति कौन था, किसका? अंग्रेजों का। दूसरा, हमारी तरफ से कौन लड़ता? हम, मतलब 1857 की क्रांति के समय हम तो क्रांतिकारी हो गए, हम भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे इसलिए। और इसको क्रांति को दबाने वाले यानी विद्रोह को दबाने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति लोग होंगे। तो हर जगह से वो पूछता है कि वहां अंग्रेज ब्रिटिश सेनापति कौन था और भारतीय क्रांतिकारी कौन था, ये क्रांति कब हुई। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस क्रांति का विस्तार और चरण, जैसे वो लिखता है, कहीं पर इसको चरण भी लिखा हुआ है, तो हम ऐसे कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस देंगे एक एक करके। तो मैं एरो लगाता हूं, सबसे पहले 1857 की क्रांति कहां से शुरुआत हुई, तो आप ऐसे ही इसे याद करो तो अच्छा है। मैं नंबर डाल देता हूं 1 करके। सबसे पहले क्रांति हुई मेरठ से, मेरठ छावनी से। मैंने कहा कि मेरठ की घुड़सवार सेना के 99 सैनिकों को यह आश्वासन दिया कि वो ब्रिटिश भारतीय सेना में है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। जब 50 सैनिकों ने छर्बी लगी कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तो उन्हें 10-10 वर्ष की सजाएं हो गई और सस्पेंड कर दिया गया, और इसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई मेरठ में 10 मई 1857 को। तो स्थान प्रश्न ऐसे बनाता है, वहां से प्रश्नों का तरीका क्या है बनाने का, मैं उस प्रश्न के हिसाब से ही यहां पर जैसे डिमांड है वैसे प्रश्न बना देता हूं। थोड़ा सा और सेट करना पड़ेगा इसको। अब देखिए कैसे प्रश्न पूछे हैं, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखने जा रहा हूं पूरा डिटेल। जैसे पूछता स्थान, सबसे पहले क्रांति कहां हुई, 1857 की, मान चल रहे हम मेरठ से हुई, और उसका समय क्या था या वो दिन क्या था, कब हुई थी, समय या दिवस। अच्छा, दूसरा, वहां विद्रोही कौन था, विद्रोही मतलब क्रांतिकारी कौन था या वहां का नेता कौन था, कौन नेतृत्व कर रहा था, क्रांतिकारी, जिसे नेतृत्वकर्ता भी कह सकते हो आप। और अंग्रेज सेनापति, इसको बस सेट करने में हमें थोड़ा सा समय लगने वाला है और उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और ये सही सीक्वेंस मिल जाएगा। आप यहां पर लिख देता हूं अंग्रेज सेनापति। बस 4 चीजें हमारे पास हैं, क्रांतिकारी या नेतृत्वकर्ता लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा, नेतृत्वकर्ता हमारी तरफ से यानी भारत की तरफ से। ये ऐसे प्रश्न पूछा है। अब हमें जितने भी शहर हुए भारत के या उत्तर भारत के, वो सब क्रांति के दौरान किस टाइप से काम कर रहे थे, वो सब आने वाला है। और मैं समझता हूं कि अगर प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस, उसमें सबसे अच्छा टॉपिक ये माना जाता है और इससे बहुत सारे प्रश्न हैं अंदर। तो इसलिए हमने इसको महत्वपूर्ण टॉपिक माना है कि 1857 की क्रांति का विस्तार या चरण क्या थे। तो चरण में हमने सबसे पहले स्थान कहां से शुरू हुई है, समय,
और क्रांति का टाइम, वहां का नेतृत्व स्थान जहां से शुरू हुई है, समय मतलब उस कब शुरू हुई, क्रांतिकारी या नेतृत्वकर्ता भारत की तरफ से कौन थे, और अंग्रेज सेनापति जो इस क्रांति को दबा रहा था। तो सबसे पहले क्रांति शुरू हुई है मेरठ से। तो मैं यहां नंबर भी डालूंगा साइड में 1। क्रांति हुई है सबसे पहले मेरठ में। क्या हुआ मैंने आपको बता दिया कि मेरठ की घुड़सवार सेना ने विद्रोह किया था। अब बात है 10 मई 1857 की। 10 मई, मैं 1857 नहीं लिखने वाला हूं, यहां पर लिख देता हूं 1857। 1857 की क्रांति का चल रहा है कि 1857 की क्रांति का विस्तार कैसे कैसे हो। 10 मई में जब घुड़सवार सेना के 85 सैनिकों को जेलों से रिहा कर दिया गया रातों रात, तो वहीं पर से क्रांति की शुरुआत हो गई, और इसलिए सबसे पहला नाम 10 मई का। अब वहां पर विद्रोही नेता कौन था पूछता है। वैसे तो मतलब उस समय तो नहीं था, लेकिन अगर मेरठ से कौन नेतृत्व कर रहा था तो कदम सिंह। कदम सिंह, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भैया, क्योंकि हमने इसको सीक्वेंस देने का मतलब ये था कि यहां से प्रश्न छूटे ना, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। विद्रोही नेता या फिर भारत की तरफ से जो नेतृत्व करने वाले थे मेरठ से, वो थे कदम सिंह। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई होगा तो वहां जनरल हैविट होगा। जनरल हैविट, पहला क्लियर हो गया होगा आपको। आप इस बाद में हम इसका बॉक्स सेट कर देंगे। तो पहला पॉइंट मिला हमें, इसको मैं थोड़ा सा और सही करूंगा तो ऐसे कर सकता हूं ताकि प्रश्न में किसी प्रकार का गड़बड़ न हो। ये देखिए, स्थान ऐसे पूछेगा और समय ठीक ही हो गया, और वहां का नेतृत्वकर्ता कौन था, अब क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले क्रांति 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां हुई, मेरठ में हुई। कब हुई, 10 मई 1857 को। वहां नेतृत्वकर्ता कौन था, कदम सिंह, और वहां अंग्रेज सेनापति कौन था, तो जनरल हैविट। अच्छा, जैसे ही 10 मई 1857 की रात को क्रांति शुरू हुई थी, तो ये लोग यहां से पूरे दल बल के साथ दिल्ली की ओर चल गए, और दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जो 80 वर्ष की उम्र में ये सब करने को तत्पर नहीं थे, लेकिन उनका जो सेनापति था बख्त खां, वो तैयार था क्रांति के लिए। इस वजह से बख्त खां के कहने पर अंततः बहादुर शाह जफर ने भी क्रांति के लिए हां कर दी। तो अब मान के चले कि बहादुर शाह जफर मतलब दिल्ली के बादशाह की तरफ से क्रांति का मतलब था कि पूरे भारत की तरफ से हम ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने को तैयार थे। तो इसलिए मुगल बादशाह कौन था, तो दूसरा स्थान अगर पूछेगा मेरठ के बाद क्रांति कहां हुई, तो दिल्ली, दूसरा नाम। मेरठ के बाद क्रांति कहां हुई है, तो दिल्ली में हुई है। अच्छा, 11 मई, शुरुआत के जो नाम है उनमें बहुत ज्यादा डेट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बाद में चल जाएगा आपको। अच्छा, यहां पर कौन थे, तो आपको पता ही है, यहां बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर या सेकंड कहते हैं इनको। अच्छा, उनका मुख्य सेनापति बख्त खां। बख्त खां, ध्यान रखिएगा, बख्त खां के बारे में पूछ दे रहा है। तो दिल्ली में कौन था, तो बहादुर शाह जफर थे और बख्त खां था। और दिल्ली में इस विद्रोह को दबाने वाले कौन थे, तो निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन, ज्यादा यहां पर लिख नहीं सकते, और बस हमें केवल ये देना था कि कौन कहां था, ये प्रश्न बनाना था। इस वजह से मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, बाई चांस ऐसे प्रश्न बना दे, इस टाइप से प्रश्न बन रहे में, ये कौन कहां से था। अब हमें दिल्ली का भी क्लियर हो गया कि इसमें दिल्ली को भी मैंने यहीं पर सेट कर दिया, कौन कहां था क्रांति के समय, क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्रांति का नेतृत्व कौन कहां से कर रहा था, तीसरा नाम आने वाला है। अब इसके बाद क्रांति जहां गई है वहां जाएंगे हम लोग। बड़े बड़े शहरों में देखा जाए तो लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार के जगदीशपुर, मतलब ये महत्वपूर्ण जगह थी। बरेली में उत्तराखंड भी शामिल था। और तीसरा नाम है लखनऊ का, लखनऊ। अच्छा, लखनऊ का मतलब काफी दूर था दिल्ली के आसपास से, और वहां तक क्रांति जाने में काफी समय लगा है। यही कमियां भी थी, मई और जून 1 महीना लग गया। देखिए, लखनऊ में क्रांति होने में
मतलब 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों में यह भी आएगा, क्योंकि संपूर्ण देश में क्रांति एक साथ नहीं हो पाई। हालांकि उस समय मतलब कम्युनिकेशन की दिक्कतें थी काफी, और परिवहन व्यवस्थाओं की दिक्कतें थी, और अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, बहुत समय लग रहा था, लेकिन फिर भी एक एक महीना लग जा रहा था क्रांति को दिल्ली से लखनऊ जाने में। अच्छा, यहां पर बेगम हजरत महल लखनऊ को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया गया था, और जो बेगम हजरत महल का अल्पवयस्क पुत्र था विरजिश कादिर, उसको राजा नहीं माना जा रहा था। इस वजह से विरजिश कादिर वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, वो चाहती थी कि उसके अल्पवयस्क पुत्र को राजा मान लिया जाए, विरजिश कादिर को, लेकिन अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। अंग्रेज कहते थे कि भैया राज्य झड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो कानून सबके लिए है वो यहां भी लागू होगा, और जब नहीं माने अंग्रेज तो बेगम हजरत महल ने विरोध कर दिया। कैंपबेल अंग्रेज था यहां पर, और हेनरी लॉरेंस मारा गया था। कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस, बस एक बार ये सेट करने की बात है, माइंड में सेट हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस सीक्वेंस से देने का मतलब यही है, कौन कहां विद्रोही था, कौन कहां नेतृत्व कर रहा था, और कारण क्या था, वो यही आ ही रहा है हमारे पास। कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस, मैंने कहा था कि इसको एक कमिश्नरी बना दिया गया था, अवध को डायरेक्टर तो नहीं मिलाया गया था, कमिश्नरी टाइप का बना दिया गया था, और अवध कमिश्नरी का पहला मुखिया हेनरी लॉरेंस था, जो कि लखनऊ में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मारा गया, और कैंपबेल ने इसको दबा दिया। अंततः चौथा पॉइंट, उसके बाद क्रांति पहुंची है कानपुर। 5 जून 1857 सभी जगह कॉमन है। अब वहां पर कौन था, तो आपको नाना साहेब और बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र पेशवा बाजीराव सेकंड, और दूसरा नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम आपने सुना होगा, क्रांतिकारी। इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे हम बाद में बना रहे होंगे, एक्स्ट्रा प्रश्न जो बनते हैं, कभी कभी तात्या टोपे का पूरा नाम, कभी कुछ पूछता है नाना साहब कौन था, उनका नाम क्या था। तो नाना साहब पेशवा बाजीराव सेकंड का दत्तक पुत्र था। आपको पता है पेशवा बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा था, और 1818 के बाद पूरी सत्ता अंग्रेजों के पास आ गई थी, और पेशवा पेंशन लेता था अंग्रेजों से। बाद में उसकी पेंशन भी नहीं बढ़ाई जा रही थी, वो व्यक्तिगत कारणों से परेशान था, इस वजह से वो भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोहियों के हमारे साथ था। अच्छा, जब तात्या टोपे उन्हीं का समर्थन करने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या क्रांतिकारी, 1857 के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी में तात्या टोपे का नाम है। अच्छा, वहां पर कौन इस आंदोलन को दबा रहा था, तो कैंपबेल। यहां पर भी कैंपबेल है, देखिए कैंपबेल और हैवलॉक, हर जगह अलग अलग है। कभी ऐसे पूछता है कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो समझ जाना नाना साहब कर रहे थे या तात्या टोपे कर रहे थे। और वहां पर ब्रिटिश सैनिक कौन था या सेनापति कौन था, तो कैंपबेल और हैवलॉक का नाम लिखता है, और कहीं व्हीलर भी लिखता है। व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया था संभवतः, यहां पर एक नाम और आ रहा है व्हीलर, बाद में इसने आत्मसमर्पण कर दिया, तो इनको छोड़ने का आश्वासन दे दिया था नाना साहब ने। कहानी में बताता रहूंगा क्या क्या हुआ। पहले मैं इस बॉक्स को क्लियर करना चाह रहा हूं कि क्रांति कहां कहां हुई। जो 4-5 नाम है शुरुआती नाम, वो आ जाएं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अब ये वाला टॉपिक यानी लखनऊ का भी क्लियर हो गया कि कौन था वहां पर। अब इसके बाद कानपुर का भी क्लियर हो गया, यहां पर कौन कौन थे। अच्छा, इसके बाद 5वें नंबर की ओर चलते हैं। यद्यपि क्रांति संपूर्ण भारत में नहीं हो पाई, वो दक्षिण भारत अछूता रह गया, या नॉर्थ ईस्ट भी लगभग अछूता रह गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पूरे भारत का नेतृत्व जैसे आज दिल्ली करता है, उस समय भी दिल्ली था। तो इस वजह से कह सकते हैं हम पूरे भारत में क्रांति हुई है। उसके कुछ उदाहरण यहां पर आ रहे हैं। नेक्स्ट नाम यहां पर है झांसी। ये नाम भी आना जरूरी था। झांसी 5 से 10 जून के आसपास का जिक्र करता है यहां पर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई
1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई, और लक्ष्मीबाई के भी व्यक्तिगत हित थे बताते हैं झांसी की रानी, क्योंकि वो गंगाधर राव की पत्नी थी और उसके बाद अपने पुत्र दामोदर राव को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, लेकिन दामोदर राव दत्तक पुत्र था, उसका अपना पुत्र नहीं था, अंग्रेज इसको मानेंगे नहीं, इस वजह से झांसी की रानी ने आंदोलन किया, विद्रोह किया। और अगर वहां सेनापति कौन था तो ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज। माधवराव सिंधिया की जालसाजी के परिणाम स्वरूप अंततः झांसी की रानी को पकड़ लिया गया, और पकड़ने से पहले ही उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। तभी जनरल ह्यूरोज कहता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द अगर कोई थी तो वो झांसी की रानी थी 1857 की क्रांति में। ये 5 बड़े नाम, 5 बड़े शहर जहां से क्रांति चली थी। अच्छा, इसके अलावा जो ज्यादा सुर्खियों में रहे वो शहर, वो भी 1-2 नाम उनकी भी लिख देता हूं। झांसी के अलावा छठा नाम लिख देता हूं मैं। इसके अलावा जैसे इलाहाबाद रहा सुर्खियों में, और बिहार का जगदीशपुर रहा, इलाहाबाद का भी जिक्र रहता है कहीं पर, इलाहाबाद। अब मैं डेट हटा के यहां पर सीधा जून 1857 लिख देता हूं, समझ जाना ये भी जून का था, पर्टिकुलर डेट रहती नहीं इसलिए डाउट रहते हैं, इस वजह से मैंने उन सारे डाउट्स को हटा दिया, डाउट कहीं नहीं रहने चाहिए। अच्छा, इलाहाबाद की बात करूंगा तो लियाकत अली यहां नेतृत्व कर रहे थे, बाद में इनको फांसी हुई है लियाकत अली को, क्योंकि इलाहाबाद भी यूपी का पार्ट था, यूपी में कानपुर और लखनऊ पहले विद्रोह के केंद्र थे, इस वजह से यहां पर कर्नल नील को भेजा गया था। कर्नल नील मतलब हर जगह ब्रिटिश सेनापति भी नाम आ रहा है यहां पर। अच्छा, इसके अलावा एक नाम और यहां पर लिख देता हूं, बिहार। बिहार क्या जगदीशपुर करके आता है कभी कभी, जगदीशपुर। बिहार या जगदीशपुर का क्षेत्र था, और यहां पर आंदोलन का नेतृत्व करने राजा कुंवर सिंह थे। यहां पर लगभग क्रांति अगस्त में आई थी, अगस्त 1857 में, और बिहार का शेर वहां का जो नेतृत्व करने वाला था, और 80 से 50 वर्ष की उम्र में राजा कुंवर सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। जगदीशपुर के थे एक्चुअल में, राजा कुंवर सिंह करके आता है तो इस वजह से जगदीशपुर आता है नाम। और संघर्ष करते हुए कुंवर सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, लेकिन फिर उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। यहां पर विलियम टेलर काम कर रहा था, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ये 2 अलग अलग नाम हैं। ये थे वो 7 सेंटर जहां पर 1857 की क्रांति हो रखी है। ये देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग जो हमने लिखा है कि 1857 की क्रांति के गढ़ कौन कौन से थे, मैंने ये टॉपिक डाला था क्रांति का विस्तार या चरण। सबसे पहले मेरठ में हुई है 10 मई को, कदम सिंह और जनरल हेविट। दूसरा, दिल्ली में क्रांति हुई थी 11 मई को, बहादुर शाह जफर और बख्त खां, यहां पर निकलसन और हडसन अंग्रेज थे सेनापति। अच्छा, तीसरा नाम लखनऊ, 4 जून को वहां पर क्रांति हुई थी, बेगम हजरत महल। प्रश्न पूछता है कि बेगम हजरत महल को किस नाम से जाना जाता था, ये नाम अभी मैं प्रश्न भी आऊंगा यहां पर जो भी है। उसके बाद कैम्पबेल और हेनरी लॉरेंस, यहां पर हेनरी लॉरेंस से मारा भी गया था इसमें। अच्छा, उसके बाद कानपुर में क्रांति हुई है, कानपुर में 5 जून, मतलब नाना साहब और तात्या टोपे थे यहां पर। कैम्पबेल, हैवलॉक और व्हीलर यहां पर थे। अच्छा, इसके अलावा जो बड़े शहर थे में झांसी, ये आपको पता ही रहता है कि झांसी में 1 जून रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज था यहां पर। ह्यूरोज से युद्ध लड़ते हुए झांसी की रानी शहीद हुई थी। इलाहाबाद में लियाकत अली का नाम पूछता है कभी कभी, कर्नल नील यहां पर थे। अच्छा, उसके अलावा बिहार जगदीशपुर का क्षेत्र पूछता है, जगदीशपुर, और अगस्त 1857 राजा कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह का नाम भी लिख देता हूं। बाद में अमर सिंह ने संघर्ष किया था, जो कि कुंवर सिंह के भाई थे, और अमर सिंह ने छापामार युद्ध प्रणाली अपना ली थी फिर अंग्रेजों के साथ। तो यहां पर थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। तो ये थे वो 7 बड़े नाम जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी। इसके अलावा प्रश्न पूछता है कि अन्य, मतलब क्रांति तो भारत के सभी शहरों में हो रही थी लगभग,
जो मेन शहर थे वहां पर लगभग सभी थे, लेकिन हमने केवल 7 लिखे। यहां से प्रश्न इसलिए लिखता है कि यहां से कभी सही क्रम पूछ देता है कि इनका सही क्रम लगाओ, सबसे पहले क्रांति, इसलिए मैं क्रम देने के चक्कर में 7 तक निपटा दे। इसके अलावा जो भारत के शहरों में क्रांति हो रखी है वो सब मैं लाने वाला हूं एक एक करके, अन्य स्थान करके हेडिंग डाल दूंगा मैं, या अन्य शहर, उनके कभी नेतृत्वकर्ताओं के नाम पूछता है तो हेडिंग डालता हूं यहां पर अन्य शहर। बरेली मंडल आ गया, हरियाणा, उड़ीसा, ओडिशा, ये यहां से कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे वो आने वाले हैं अभी। मतलब अन्य शहर जहां से कुछ नेतृत्वकर्ता का नाम पूछ देता है। मथुरा, टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। असम, आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा यहां से किसी भी एग्जाम में। अन्य शहरों के नाम मैं यहां पर लिखना चाह रहा था। बरेली मंडल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश था पूरा और उत्तराखंड था, आज का उत्तराखंड, और हरियाणा ठीक ही हो गया, उड़ीसा, मथुरा, असम, गोरखपुर, कुछ शहर और लिख दे रहा हूं, मतलब 7 नाम। गोरखपुर यानी पूर्वी यूपी का क्षेत्र था ये, वैसे यूपी में तो कई जगह आ चुके हैं पहले से। इसके अलावा यहां पर राजस्थान यानी कोटा क्षेत्र से, कोटा, राजस्थान, अन्य शहर जहां से नेतृत्व का नाम आ रहे हैं। अच्छा, फिरोज, मतलब ये कुछ था कि मंदसौर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था ये भी काफी सुर्खियों में रहता था। मंदसौर ये है आपका एमपी में। यहां पर कोई मुगल वंश का उत्तराधिकारी था इसलिए सुर्खियों में था, वरना वैसे बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहता था ये, मुगल वंश के उत्तराधिकारी होने के नाते इसलिए। और एक था सुल्तानपुर का क्षेत्र यूपी का। अन्य नेतृत्वकर्ताओं में 9वां नंबर है सुल्तानपुर। ये 9 वो शहर हैं जहां से अन्य नेतृत्वकर्ता आ रहे हैं। तो अब वो नाम चाहिए हमको, यहां पर एक एक करके मैं वो नाम लिखने वाला हूं कि 1857 की क्रांति के समय अगर पूछ दे उत्तराखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। खान बहादुर खान ने तो हल्द्वानी में एक सेना भी भेज दी थी, क्योंकि हल्द्वानी का उस समय कुमायूं कमिश्नर हेनरी रैमजे था। हेनरी रैमजे के खिलाफ एक सेना भी भेजी गई। हल्द्वानी का युद्ध हुआ 17 सितंबर 1857 को, जिसमें हेनरी रैमजे जीत गया। खान बहादुर खान की 3000 पठानों की सेना हार गई थी। मतलब उत्तराखंड में आंदोलन धीरे धीरे शांत पड़ गया। अच्छा, हरियाणा से राव तुलाराम, राव तुलाराम, इस टाइप से सबके नाम मैच्ड कॉलम करके प्रश्न बना दे रहा है वहां से। अच्छा, उड़ीसा से सुरेंद्र साई, सुरेंद्र साई, ये संभलपुर का क्षेत्र था, उड़ीसा छत्तीसगढ़ को मिक्स करके, वहां से था ये सुरेंद्र साई जी। अच्छा, मथुरा और असम, असम से मथुरा से देवी सिंह, असम से दीवान मनीराम, दीवान मनीराम। ये देखिए वो नाम आ रहे हैं जो जहां जहां से नेतृत्व कर रहा था। अच्छा, गोरखपुर का क्षेत्र, यहां से गजाधर सिंह, गजाधर, रटने वाला टॉपिक है ये वाला जो लास्ट में चल रहा है, सबके कौन कहां से नेतृत्व कर रहा था। अब बचे कोटा राजस्थान से, ये क्षेत्र अछूटा था, यहां से जय दयाल सिंह कर रहा था, जय दयाल, कोटा राजस्थान का क्षेत्र था। और मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में है आज की डेट में, वहां से फिरोज शाह मुगल था, बताते हैं कोई फिरोज शाह, इसका नाम कभी कभी पूछ देता है क्योंकि ये मुगल वंश का उत्तराधिकारी था, ये अभी बचा हुआ था।
फिरोज शाह को मतलब मुगल वंश का उत्तराधिकारी माना जाता है। अच्छा, इसके अलावा सुल्तानपुर का क्षेत्र था यूपी का, शहीद हसन यहां से नेतृत्व कर रहे थे। ये वो 9 शहर हैं जहां से अन्य नेतृत्वकर्ता का नाम हमारे पास है। अगर मैच द कॉलम बनाए तो प्रश्न हो जाना चाहिए। अब लगभग पूरा भारत कवर कर दिया हमने, जहां जहां सेंटर थे मेन। इसके अलावा ये 6-7 नाम तो मैंने जो मेन थे तो कवर करने थे, उसके अलावा ये 9 नाम वो हैं जो अन्य जगह क्रांति के नेतृत्व करता थे। कहीं न कहीं क्रांति हो रही थी पूरे भारत में। ये था पूरा उत्तर भारत, थोड़ा बहुत पूर्वी भारत और उत्तराखंड तक कहां कहां कौन सा क्रांति के क्या कारण थे। अब फिर से वहीं से चलते हैं, जैसे जो मेन शहर थे मेनली, ये तो चलो छोटे मोटे शहर थे, कोई भी छोटे मोटे कारण रहे यहाँ पर, और सबके वही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना है। अब जैसे मेरठ में तो चलो मैंने कहा था कि मेरठ की जो घुड़सवार सेना थी उसको बर्खास्त कर दिया गया था, उनको जेलों में डाल दिया गया था 10-10 वर्ष के लिए। अब वो सैनिक करते क्या, और उनको जब अपने अस्तित्व का पता चला तो उन्होंने कंपनी के खिलाफ आंदोलन करना ही था, उन्होंने आंदोलन कर दिया और वो वहां से 10 मई को मेरठ से दिल्ली की ओर चल पड़े। और कदम सिंह तो बाद में नेतृत्व किया हालांकि जनरल हैविट ने काफी कोशिश की मेरठ के विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। ये सेना रातों रात दिल्ली पहुंच चुकी थी। अच्छा, दिल्ली की बात करते हैं आप कि दिल्ली में क्या क्या हो रहा था। अन्य प्रश्नों की तरफ जाऊंगा तो बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, और उनका सेनापति बख्त खां, किसी भी समय बख्त खां सेना का साथ देने के लिए तैयार था, लेकिन बहादुर शाह तैयार नहीं थे। एक तो उम्र ज्यादा थी, दूसरा उन्हें पता था कि मतलब मुगलों की स्थिति अब केवल पेंशन पर है, अगर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग नाराज रहेंगे तो वो भी नहीं मिल पाएगा। इस वजह से क्रांति के लिए रेडी नहीं थे शुरुआत में। बख्त खां के कहने पर लास्ट में वो तैयार हो गई। तो अब प्रश्न पूछता है कि दिल्ली में क्या क्या हो रहा था। एक बार तो यह भी प्रश्न पूछा कि आपको ध्यान होगा कि बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया गया, म्यांमार भेज दिया गया, वहीं पर 1862 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो पूछता है कि बहादुर शाह जफर को कहां पर से पकड़ा गया था, किसने पकड़ा था। भाग गए थे बहादुर शाह जफर क्योंकि बहुत नुकसान हो गया था उनको वहां पर। तो प्रश्न जो भी बनने में, इसके एक्स्ट्रा प्रश्नों की तरफ चलता हूं। अब इनसे पहले दिल्ली की तरफ, फिर ऐसे ही कोई प्रश्न लखनऊ से होगा, तो फिर कानपुर से 2-4 प्रश्न, मतलब कुल मिला के और प्रश्न हमें 1857 की क्रांति से। अब दिल्ली में क्या क्या हो रहा था, अब मैं सारे प्रश्न लाता हूं जो एक मतलब जहां जहां जो हो रहा था। अब जैसे प्रश्न पूछता है कि दिल्ली में 1857 की क्रांति के समय एक प्रत्यक्षदर्शी थे मिर्जा गालिब। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिर्जा गालिब ने इस क्रांति को देखा था। मिर्जा गालिब और बहादुर शाह जफर मित्र थे, और बहादुर शाह जफर भी जफर नाम से शायरियां करते थे। अंतिम मुगल बादशाह थे और मुगलों का अब अस्तित्व लगभग खत्म था, स्थिति कमजोर हो चुकी थी और उनके अधिकार लगभग सब सीमित हो गए थे। डलहौजी ने तो मुगलों से उनके अधिकार छोड़ने को कह दिया था, उनकी बादशाह छोड़ने को कह दिया था, और इससे पहले उनके सिक्कों से अपना नाम हटाने को कह दिया। ऐसी नौबत आ चुकी थी। इसलिए कहते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय जनरल हैविट जो कि मेरठ से नेतृत्व कर रहा था, उसने मेरठ में क्रांति को कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया, और बाद में कदम सिंह ने मेरठ में योगदान दिया। अच्छा, दिल्ली की बात कहेंगे तो कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय बहादुर शाह जफर के जो दो पुत्र थे बताते हैं, और एक पौत्र को वहीं पर गोली मार दी गई थी हडसन ने। तो मैं अब प्रश्न बना रहा हूं, दिल्ली 1857 के समय जफर के 2 पुत्रों, 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा, नाम भी लिख देता हूं कहीं जिक्र करता है इनका, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा, 2 पुत्र तथा बहादुर शाह जफर के ये 2 पुत्र हैं तथा एक पौत्र भी था। कहते हैं कि हडसन ने इनको वहीं पर गोली मार दी थी जिंदा, तो ऐसे में काफी विरोध हुआ वहां पर। और पौत्र अबू बकर को हडसन ने गोली मार दी थी।
प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। मतलब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो चरण चले अलग अलग शहरों में, यहां से प्रश्न मिलने लगे अब हमें एक्स्ट्रा प्रश्न। तो कौन तीन थे वो? ये तो अबू बकर पौत्र, और दूसरा मिर्जा मुगल जो कि उसका पुत्र था, और मिर्जा ख्वाजा। किसने गोली मारी? तो हडसन ने, हडसन का नाम है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, फिर कहता है कि इस स्वतंत्रता संग्राम के समय बहादुर शाह जफर को किसने पकड़ा था? दूसरा पॉइंट बना देता हूं। स्वतंत्रता संग्राम के समय (1857) के स्वतंत्रता बहादुर शाह जफर को कहां से पकड़ा गया? तो आप कहोगे हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। प्रश्न क्लियर हो गया होगा। दो प्रश्न जो आप कवर नहीं कर पा रहे हो, तो एक तो था बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया, दूसरा जफर को किसने पकड़ा? तो हडसन ने पकड़ा। अच्छा, और प्रश्न बनाएगा तो बहादुर शाह जफर की मुखबरी किसने कर दी थी? किसने बता दिया था कि बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ है? तो एक प्रश्न और बनता है। चौथा प्रश्न बना देता हूं कि जफर को या जफर की जानकारी कि जफर मतलब हुमायूं के मकबरे में छुपाया करके ये जानकारी अंग्रेजों को किसने दी पूछेगा? तो जफर की जानकारी इलाही बख्श संभवतः बहादुर शाह जफर का ही कोई मित्र था, और संभवतः बहादुर शाह जफर अपने परेशानी के समय उसके वहां छुप गया था, लेकिन इलाही बख्श ने अंग्रेजों को खबर कर दी। और इलाही बख्श, और तो और इसमें बेगम जीनत महल भी शामिल थी, संभवतः बहादुर शाह जफर की पत्नी, ये भी कहते हैं। तो अगर जफर की जानकारी इलाही बख्श तथा जीनत महल ने दी थी, जीनत महल पर भी दबाव था क्योंकि बहादुर शाह जफर राजा थे, अगर कि उसके बारे में अगर राजा पकड़ा गया मारा जाएगा इस टाइप से, तो इसलिए संभवतः जीनत महल ने बता दिया हो, इस वजह से बेगम जीनत महल का नाम आया है। और बाद में बेगम जीनत महल को भी बहादुर शाह जफर के साथ रंगून भेज दिया गया था। और उससे अगर प्रश्न पूछेगा तो कहां से पकड़ा गया? हुमायूं के मकबरे से। मेन क्वेश्चन है किसके कहने पर या किसके बताने पर? इलाही बख्श या जीनत महल के बताने पर। अच्छा, तीसरा प्रश्न आ सकता है कि बहादुर शाह जफर को जब नजरबंद करने के लिए या रंगून भेज दिया गया तो उनके साथ और कौन था? तो उनकी पत्नी जीनत महल भी थी, और जवाब वक्त उनका पुत्र भी था। तो और प्रश्न है इससे संबंधित, एक आध प्रश्न और बनाता हूं। और तो और एक प्रश्न ये भी पूछा था कि जब बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया होगा, उनके खिलाफ मुकदमा चला, और उस मुकदमे को किसने लड़ा था? जफर के मुकदमे की सुनवाई किसने की थी करके आया है एक बार, तो मेजर हैरियत ने। मैं एक प्रश्न बना देता हूं और, जफर चूंकि मुगल बादशाह हुआ, भारत का राजा हुआ, जफर के मुकदमे की सुनवाई मेजर हैरियट ने की थी। प्रश्न और बनते जा रहे, ध्यान रखिएगा, प्रश्न कुछ भी बन जा रहे हैं, यहां से टॉपिक महत्वपूर्ण है, इस वजह से फैक्ट कुछ भी बन सकता है। अच्छा, एक और प्रश्न मिल गया हमें। अगर मेजर हैरियट कौन था? तो जिसने बहादुर शाह जफर के मुकदमे की सुनवाई की थी। उसकी पत्नी का नाम बहादुर शाह जफर की तो जीनत महल। अच्छा, एक प्रश्न, जब इनको रंगून भेज दिया गया था फाइनली, मतलब, और वहां पर इसके साथ कौन थे? तो रंगून जो कि म्यांमार में है, म्यांमार में जफर के साथ जीनत महल उसकी पत्नी, जफर के साथ जीनत महल मतलब उसकी पत्नी, और एक पुत्र, क्योंकि उसके दो पुत्र और एक पौत्र तो पहले मारे जा चुके थे। अच्छा, एक पुत्र जो जवाब वक्त था, उसके साथ जवाब वक्त भी थे। प्रश्न जैसे पूछा है मैं वैसे वैसे इसके आंसर दे रहा हूं, जैसे भी प्रश्न पूछे हैं। तो कई प्रश्न निकाल चुके हैं हम यहां से, खासकर बहादुर शाह जफर से, यानी दिल्ली से प्रश्न बना चुके।
तो समझ गए होंगे आप प्रश्न कितने हैं। दिल्ली से काफी प्रश्न है हमारे पास, और दिल्ली, मेरठ वगैरह इन क्षेत्रों में। एक बार तो ये भी प्रश्न पूछा था कि जब बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया तो किस बंदरगाह से वो गए थे, क्योंकि उन दिनों शिप से जाते थे। तो बंदरगाह, अब म्यांमार जाना था तो कोलकाता बंदरगाह होगा, बस बंदरगाह। तो प्रश्न ध्यान रखिएगा, कोलकाता से गए थे लोग। छोटे मोटे प्रश्न जैसे एनसीईआरटी की बुकों में रहते हैं इस टाइप के प्रश्न, कभी कभी आ भी जाते हैं। तो ये प्रश्न हमारे पास कितने निकले हैं, यहां से 6 प्रश्न निकले हमें बहादुर शाह जफर यानी दिल्ली से प्रश्न बने। कहां से पकड़ा गया, कितने पुत्र को मारा, क्या हुआ, और रंगून। फिर लास्ट में 1862 में रंगून में ही उसकी मृत्यु हो गई। कभी प्रश्न पूछा है कि वह मुगल बादशाह जिसका मकबरा भारत से बाहर है, तो उसमें बहादुर शाह जफर भी होगा, इसका मकबरा भी रंगून में ही है। अच्छा, उसके अलावा क्रांति, कोई प्रश्न लखनऊ से तो वहां से देखते हैं, लखनऊ को मैं निपटाता हूं, उसके बाद फिर देखते हैं। कोई प्रश्न अगर लखनऊ से, लखनऊ में जब क्रांति हो रही थी, मैंने कहानी तो पूरी बताई रखी है। लखनऊ अवध का क्षेत्र था, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर मिला दिया गया था पहले से। अब प्रश्न पूछता है कि लखनऊ से जब क्रांति चली होगी उस समय, तो क्या उसका कारण केवल अवध को मिलाया जाना था? अवध पर कुशासन का आरोप था, और वहां पर कुशासन के आरोप के तब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग बना दिया गया तो अंग्रेजों ने वहां पर खूब लूटमार मचाई, खासकर भू राजस्व से संबंधित, और वहां के किसानों को परेशान किया गया। तो लखनऊ में क्रांति 4 जून को आई, तो वहां पर कौन थी? तो बेगम हजरत महल, और उसका वकील पूछा है एक बार। तो मैं एक प्रश्न बना देता हूं वहां से, जो एक्स्ट्रा प्रश्न है। लखनऊ में वैसे क्रांति का नेतृत्व पूछेगा तो क्रांति का नेतृत्व अगर डायरेक्ट पूछे तो केवल एक ही नाम आना चाहिए, बेगम हजरत महल का। इनका नाम पूछा है, वास्तविक नाम क्या था? इसलिए इस प्रश्न के लिए हमें फिर से लिखना पड़ा है। क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया, ठीक है, क्योंकि अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। और इनका वकील भी पूछा है कि उसके साथ कौन था करके, बेगम हजरत महल। और आपको वाजिद अली शाह का जिक्र होगा। जब वाजिद अली शाह के समय अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था, तो वाजिद अली शाह काफी बूढ़े थे, और उनका अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर था, इसलिए उसको गद्दी पर बैठाने के चक्कर में सब हो रहा था। तो इसलिए अली नकी जो कि वकील था, उसके कहने पर भी था कि अगर अंग्रेज मान जाते हैं, अली नकी ये बेगम हजरत महल का वकील था, जिसने बेगम हजरत महल को सलाह दी थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिले और अपने पुत्र को मतलब उसका उत्तराधिकारी घोषित करवा दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये आश्वासन दे कि वो विद्रोहियों का साथ देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ी रहेगी। तो ये सब चल रहा था वहां पर विरजिस का। तो उनके पुत्र, इसका नाम पूछा। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि बेगम हजरत महल का मूल नाम क्या था? दूसरा प्रश्न, बेगम हजरत महल का मूल नाम महक परी। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता ना कि वो जो बहादुर शाह जफर था उसकी पत्नी का नाम अलग है, ध्यान रखिएगा, ये 2 अलग अलग हैं। उसकी पत्नी जीनत महल है, बेगम जीनत महल, लेकिन महक परी कौन थी? तो ये थी बेगम हजरत महल थी। अच्छा, इस क्रांति के बाद ये कहां चली गई थी? तो एक प्रश्न और लिख देता हूं मैं, लास्ट पॉइंट। क्रांति के बाद हजरत महल, बेगम महल यहां रहेंगे तो फांसी होगी, कुछ न कुछ होगा, इसलिए उनको नेपाल जाना पड़ा था। और तात्या टोपे तो यहीं फांसी हो गई थी, और जो नाना साहब थे उनको भी नेपाल जाना पड़ा, जो कि कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। मुझे लगता है क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा, कल इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी के बाद जो भी इसका सेकंड पार्ट बचा होगा, क्रांति की असफलता के कारण या इसके प्रभाव क्या रहे,